डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस माइटोसिस मॉडिफिकेशंस। जैसा कि हमने जब माइटोसिस पढ़ा था तो वहाँ पे हमने माइटोसिस में डिफरेंट डिफरेंट स्टेज पढ़ी, इस तरीके से सेल जो है माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करती है। तो बहुत सारी सेल्स या बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जहाँ पे माइटोसिस उस तरीके से फॉलो नहीं होता जो हमने अभी तक पढ़ा है, राइट। तो वहाँ पे किस तरीके के मॉडिफिकेशंस मिलते हैं और किस ऑर्गेनिज्म में अक्सर ऐसा देखा जाता है, तो इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो माइटोसिस मॉडिफिकेशन जो है, इसमें सबसे पहला जो मॉडिफिकेशंस आता है वो आता है क्रिप्टोमाइटोसिस, राइट। क्या नाम है उसका? क्रिप्टोमाइटोसिस। इसका नाम एक और है क्रिप्टोमाइटोसिस का। क्रिप्टोमाइटोसिस को हम जो है वो प्रोमाइटोसिस भी कहते हैं, ठीक है। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, क्रिप्टोमाइटोसिस या प्रोमाइटोसिस। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है। क्रिप्टोमाइटोसिस में क्या होता है, और ये खास तौर से पाया जाता है प्रोटिस्टा में, राइट। तो प्रोटिस्ट कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो प्रोटिस्टा ग्रुप से बिलोंग करते हैं कि यहाँ पे ये एक प्रिमिटिव टाइप ऑफ माइटोसिस माना जाता है, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव मतलब पुराना, प्रिमिटिव टाइप ऑफ माइटोसिस। अब ये प्रिमिटिव कैसे है? तो यहाँ पे माइटोसिस में क्या हो रहा था, माइटोसिस में ये होता था, नॉर्मल जो माइटोसिस हमने पढ़ा था कि भाई वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होता है, फिर जेनेटिक मटेरियल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, फिर साइटोप्लाज्म में डिवाइड होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ये प्रिमिटिव टाइप है। तो प्रिमिटिव टाइप होने के कारण यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपीयर नहीं होती, ठीक है। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपीयर नहीं होती। तो जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर नहीं होगी, राइट, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डज नॉट डिसअपीयर, ठीक है, डज नॉट डिसअपीयर। अब ये बड़ी एक नई चीज़ है कि भाई यहाँ पे जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर नहीं हो रही तो फिर काम कैसे होगा, जेनेटिक मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर नहीं होती और जो स्पिंडल फाइबर हैं, जो स्पिंडल फाइबर है वो बनते हैं, लेकिन स्पिंडल फाइबर न्यूक्लियस के अंदर ही बन जाते हैं, राइट। तो स्पिंडल फाइबर फॉर्म इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर ही स्पिंडल फाइबर बन जाते हैं। ये एक दूसरी नई चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। अब जब स्पिंडल फाइबर बनते हैं तो अब तक तो स्पिंडल फाइबर नॉर्मल माइटोसिस में हम जो है बाहर देखते थे न्यूक्लियस के, यहाँ हम न्यूक्लियस के अंदर उनको देखते हैं। अब स्पिंडल फाइबर बन रहे हैं तो दिमाग में एक इक्वेशन ये भी आता है कि भाई यहाँ पे सेंट्रियोल्स है क्या? नो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट, यहाँ सेंट्रियोल नहीं है। और जब सेंट्रियोल नहीं है लेकिन फिर भी जो है यहाँ स्पिंडल फाइबर बनते हैं, और किसके अंदर बनते हैं? न्यूक्लियस के अंदर बनते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ डिसअपियर नहीं होती है, वो आपको थ्रू आउट द डिवीजन दिखेगी, बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव टाइप है, ठीक है। और इस तरीके की कंडीशन जो है, जैसा कि मैंने बोला कि कुछ जो लोअर ऑर्गेनिज्म हैं वहाँ पर, तो ये जो है डाइटम्स जैसे होते हैं, ये प्रोटिस्ट ग्रुप में आते हैं। टाइटम्स के अलावा जो है अमीबा जो है, जो कि एक प्रोटोजोआ ग्रुप में आती है, ठीक है। और ईस्ट जो है, जो कि एक फंगस है, फाइकोमाइसिटीज में आता है। इनमें अक्सर इस तरीके की कंडीशन देखी गई है, क्रिप्टोमाइटोसिस या प्रोमाइटोसिस, ठीक है। तो क्रिप्टोमाइटोसिस और प्रोमाइटोसिस में हमने क्या देखा कि भाई जो, जैसे ये मान लो एक सेल है, ठीक है, इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमेटिन मटेरियल है। ये जो न्यूक्लियस है ये यहाँ पे डिसअपियर नहीं होगा, इस न्यूक्लियस के अंदर ही जो है स्पिंडल फाइबर बनेंगे, क्रोमेटिन मटेरियल जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा, और उस क्रोमेटिन मटेरियल के डिस्ट्रीब्यूट होने के कारण यहाँ पे दो डॉटर सेल बन जाएंगी, ठीक है। तो ये एक बिल्कुल ही अलग तरीके का एक डिवीजन है, तो इसको हम क्रिप्टोमाइटोसिस या प्रोमाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। जो दूसरा है वो है डाईमाइटोसिस, ठीक है। तो जो दूसरा डिवीजन है उसमें देखिए नाम से ही क्लियर है, वो भी है तो माइटोसिस ही, लेकिन उसका जो डिफरेंस है प्रोमाइटोसिस से, वो एक छोटा सा डिफरेंस है डाईमाइटोसिस। तो डाईमाइटोसिस में क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये एक
ऑर्गेनिज्म है, एक प्रोटिस्टा ही होता है जिसका नाम है डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट जो है उसके अंदर इनको हम पढ़ते हैं, मतलब डाइनोफ्लैजिलेट जो है वो प्रोटिस्टा के अंदर हम इनको पढ़ते हैं। तो इस तरह की कंडीशन डाइनोफ्लैजिलेट्स में पाई जाती है, राइट, प्रेजेंट इन डाइनोफ्लैजिलेट्स। तो पहली चीज़ तो ये है कि प्रेजेंट इन डाइनोफ्लैजिलेट। अच्छा, एक चीज़ और, डाइनोफ्लैजिलेट्स को जब हम क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल देखेंगे, लेकिन इसके नाम से क्लियर होता है। डाई मीन्स दो, एनो मीन्स नंबर, फ्लैजिलेट्स मीन्स फ्लैजिला, इनमें दो फ्लैजिला पाई जाती हैं, राइट। तो ये उनका एक यूनिक कैरेक्टर है, इसलिए इनको डाइनोफ्लैजिलेट्स कहते हैं। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स में हमने क्या देखा कि यहाँ भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर नहीं हो रही है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है यहाँ भी थ्रू आउट द डिवीजन आपको दिखेगी। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डज नॉट डिसअपियर। तो ऐसा तो हमने प्रोमाइटोसिस में भी देखा था, लेकिन यहाँ एक अंतर है। वो अंतर ये है कि जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं इनको मीजोकैरियोट्स भी कहते हैं, ये हमेशा याद रखना। मीजोकैरियोट्स, ये क्वेश्चन अक्सर कंपटीशन में पूछा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती, ठीक है, इसलिए इनको, और भी कुछ कैरेक्टर्स हैं, मैं यहाँ उनको डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन इतना ध्यान रखो कि इनको मीजोकैरियोट्स कहते हैं। तो होता क्या है, इन मीजोकैरियोट्स या डाइनोफ्लैजिलेट्स में हिस्टोन प्रोटीन तो है नहीं, तो हिस्टोन प्रोटीन नहीं होने के कारण इनके क्रोमोसोम कंडेंस नहीं हो पाते। बाकी सारी चीज़ें वही हैं जो प्रोमाइटोसिस में हो रही थी, लेकिन प्रोमाइटोसिस में हिस्टोन प्रोटीन पाई जा रही थी, इसलिए वहाँ पे क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर कंडेंस हो रहे थे। यहाँ हिस्टोन प्रोटीन नहीं होने के कारण ये क्रोमोसोम कंडेंस नहीं हो पा रहे हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट, जब हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है तो हिस्टोन प्रोटीन जो है इसी के कारण क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है। तो नो क्रोमोसोम कंडेंसेशन, ये इनका मेन कैरेक्टर है। बाकी सारे फीचर वही हैं जो हमने प्रोमाइटोसिस में पढ़े थे, ठीक है। यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन नहीं होने के कारण कोई भी कंडेंसेशन नहीं हो पा रहा है। बाकी यहाँ पे क्या स्पिंडल फाइबर बनेंगे? बनेंगे, स्पिंडल फाइबर फॉर्म, स्पिंडल जो फाइबर है वो बनेंगे, लेकिन कहाँ बनेंगे? बाहर या न्यूक्लियस के अंदर? इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर बनेंगे। अब जब ये स्पिंडल फाइबर बन रहे हैं तो क्या सेंट्रियोल्स होगा? नो, यहाँ पे अभी सेंट्रियोल्स नहीं होता है, तो नो सेंट्रियोल प्रेजेंट। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि भाई जो सेंट्रियोल्स है सारे कैरेक्टर प्रोमाइटोसिस के ही हैं, बस वहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन पाई जा रही थी तो वहाँ क्रोमोसोम कंडेंस हो जाते हैं, जबकि यहाँ पे प्रोटीन हिस्टोन नहीं पाई जा रही है न्यूक्लियस के अंदर। इसीलिए जब, जैसे हम अगर इसके न्यूक्लियस का डिवीजन, ये सिर्फ मैं न्यूक्लियस का डायग्राम बना रहा हूँ, तो यहाँ पे ये जैसे क्रोमेटिन है, तो ये क्रोमेटिन जो है कंडेंस नहीं हो पाते, स्पिंडल फाइबर बनते हैं जैसे न्यूक्लियस के अंदर इस तरीके से बनते हैं। तो अब चूंकि हिस्टोन तो है नहीं, तो इस यहाँ पे क्रोमोसोम कंडेंस नहीं हो पा रहे हैं। अब किस तरीके से वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है हमें इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, ये कुछ कैरेक्टर्स आपको याद रखने हैं डाइमाइटोसिस के। तो डाइमाइटोसिस और जो प्रोमाइटोसिस है या क्रिप्टोमाइटोसिस है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। क्रिप्टोमाइटोसिस में स्टोन पाई जाती है तो वो कंडेंस हो जाते हैं, यहाँ पे स्टोन नहीं है तो ये बहुत ज़्यादा कंडेंस नहीं होते, बाकी सारे कैरेक्टर दोनों के सेम हैं, ठीक है। इसके अलावा एक तीसरा जो है वो पाया जाता है, यहीं पे उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। आपने कई बार ये नाम सुना होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो देखिए नाम से ही क्लियर है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, कि जब न्यूक्लियस का जो डिवीजन है वो होता रहे, मतलब कि इसको इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो कि कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस हम किसको कहते हैं? न्यूक्लियस के डिवीजन को। तो कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। तो जो कैरियोकाइनेसिस जो है वो साइटोकाइनेसिस के द्वारा फॉलो नहीं किया जाएगा, तो वहाँ पे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। अब इसका मतलब क्या है? आप नॉर्मल जो माइटोसिस पढ़ते हो उसमें क्या पढ़ते हो कि भाई जो है न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ और न्यूक्लियस के डिवीजन से बाद जस्ट साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ, राइट। लेकिन सपोज करो इस कंडीशन को ऐसे देखो कि ये न्यूक्लियस है, जैसे ये मान लो एक सेल है, इस सेल के अंदर ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है। ये न्यूक्लियस बहुत डिवाइड हो रहा है,
1 से 2 बना, 2 से फिर आगे चल के 4 बना, 4 से फिर 8 बना, मतलब न्यूक्लियर डिवाइड होता जा रहा है, लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो रहा है। तो उस सेल के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस हो जाएंगे और मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन डेवलप हो जाएगी, डेवलप मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। तो अगर किसी सेल के अंदर मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन पैदा हो चुकी है, समझ लो वो कौन सा डिवीजन हुआ है, वहाँ पे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ है, तो डेवलप मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। ठीक है, तो इस तरह की जो सिचुएशन है ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में देखी जाती है। और ये 2 सेल्स ऐसी होती हैं खास तौर से, वैसे तो और भी बहुत सारी हैं लेकिन ये 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये कौन कौन सी हैं? एक तो एंडोस्पर्म, जब एंडोस्पर्म बनता है प्लांट्स के अंदर, एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर, वहाँ पर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। उसके अलावा फाइकोमाइसिटी जो फंगस हैं ये भी मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। तो फाइकोमाइसिटी जो फंगस होते हैं ये भी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन को फॉलो करते हैं। तो एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म प्लांट और फाइकोमाइसिटी फंगस, इन दोनों में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे है कुछ नहीं, बस न्यूक्लियस डिवाइड होता रहेगा। तो न्यूक्लियस की डिवीजन होने को हम क्या कहेंगे? कैरियोकाइनेसिस। और ये किसके द्वारा फॉलो नहीं हो रहा है? साइटोकाइनेसिस के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा एक और है एंडोमाइटोसिस। ठीक है, तो एंडोमाइटोसिस जो है उसमें क्या होता है, नाम से ही क्लियर है कि एंडोमाइटोसिस मतलब माइटोसिस टाइप का डिवीजन तो ये है, लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो रहा है। और वो मॉडिफिकेशन क्या है? तो देखिए, एंडोमाइटोसिस, एंडोमाइटोसिस में क्या होता है बच्चों कि आप सपोज करो ये एक न्यूक्लियस है। ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम है। ठीक है, मान लो ये जो है एक क्रोमोसोम सेट है और ये दूसरा क्रोमोसोम है, मतलब एस फेज के बाद, आफ्टर एस फेज वो इस तरीके से हो जाते हैं। ठीक है, आफ्टर एस फेज, क्योंकि एस फेज में हर क्रोमेटिड अपनी कॉपी बना लेता है। अब ये क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर डिवाइड हो रहे हैं, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही है जो मैं इस तरीके से सर्कल दिखा रहा हूँ। अब ये क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर ऐसे डिवाइड होगा, कितने क्रोमेटिड बन गए? 4। तो मतलब पहले एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम था, एक पेयर से अब कितने पेयर हो गए? 2 पेयर हो गए। लेकिन न्यूक्लियस डिवाइड नहीं हुआ है, ये जो बाहर की बाउंड्री है ये क्या है? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पे क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम तो डिवाइड होते चले जा रहे हैं, मतलब उनका तो माइटोसिस हो रहा है, वो इक्वली डिवीजन कर रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिवाइड नहीं कर रही, वो डिसअपियर ही नहीं हो रही है। इसलिए अंदर जो है क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज होते हैं मल्टीपल संख्या में, राइट। तो अंदर ही अंदर क्रोमोसोम नंबर जो है वो बढ़ेगा, क्रोमोसोम नंबर जो है वो बढ़ता है। और क्रोमोसोम नंबर जब बढ़ता है तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है उसको कहते हैं पॉलीप्लॉइडी। क्या कहते हैं? पॉलीप्लॉइडी। इसका मतलब एंडोमाइटोसिस से किस तरह की सिचुएशन पैदा होती है? पॉलीप्लॉइडी सिचुएशन पैदा होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो एंडोमाइटोसिस में अब फीचर्स क्या क्या हैं देखिए, ये तो एंडोमाइटोसिस का फेज था कि भाई एस फेज के बाद जो है उसमें हर क्रोमेटिड अपना कॉपी बना लेता है और यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम सेपरेट उसी तरीके से हो रहे हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, सेंट्रोमियर से वो डिवाइड हो रहे हैं, तो अंदर उनके सेट्स बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ डिसअपियर हुई ही नहीं है, तो जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर ही नहीं हुई तो अंदर ही अंदर उनके सेट बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डज नॉट डिसअपियर, यहाँ भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर नहीं हो रही है। ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डज नॉट डिसअपियर, पहली चीज़ तो ये, क्योंकि अगर डिसअपियर ही हो जाती तो फिर वो पॉलीप्लॉइडी कैसे बन पाता। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे क्रोमोसोम जो सेट है, तो डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम, मतलब हर क्रोमोसोम का डुप्लीकेट होता चला जा रहा है। ठीक है, तो डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम हो रहा है और क्रोमोसोम के डुप्लीकेशन के कारण, राइट, क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन हो रहा है, हर क्रोमोसोम अपनी कॉपी बनाता चला जा रहा है और यहाँ पे फाइनली कौन सी कंडीशन बन जाएगी? पॉलीप्लॉइडी कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो पॉलीप्लॉइडी कंडीशन डेवलप,
ठीक है, तो ये एंडोमाइटोसिस का ये फाइनल आउटकम है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इस तरह की जो सिचुएशन देखी जाती है प्लांट के केस में ये ज़्यादा देखी जाती है एंडोमाइटोसिस, क्योंकि पॉलीप्लॉइडी जो सिचुएशन होती है वो हम प्लांट में ज़्यादा पढ़ते हैं। यहाँ पे एक केमिकल कंपाउंड आता है, एक केमिकल कंपाउंड है, उसका नाम याद रखना, कॉल्चिसिन। अगर आप कॉल्चिसिन का यूज करते हो तो कॉल्चिसिन इंड्यूस पॉलीप्लॉइडी, तो वो कॉल्चिसिन जो है वो पॉलीप्लॉइडी बना देता है। ठीक है, हालांकि उसका मोड ऑफ एक्शन अलग है, वो एंडोमाइटोसिस नहीं करता, उसका मोड ऑफ एक्शन अलग है, लेकिन चूंकि यहाँ पॉलीप्लॉइडी का जिक्र हुआ है तो यहाँ पे इसलिए मैंने ये थोड़ा सा, कई बार ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये एग्जाम में आ जाता है कॉल्चिसिन। अब ये माइटोटिक पॉइजन में मैं पढ़ाऊंगा कि कॉल्चिसिन का मोड ऑफ एक्शन क्या है, लेकिन यहाँ ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कैरेक्टर्स क्या याद रखना है कि भाई यहाँ भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर नहीं हो रही है, क्रोमोसोम जो है अपनी कॉपियाँ बना रहे हैं, डुप्लीकेट हो रहे हैं, और डुप्लीकेट होने के कारण फाइनली यहाँ कौन सी कंडीशन डेवलप हो रही है, पॉलीप्लॉइडी। तो ये सब यहाँ हमने एंडोमाइटोसिस में पढ़ा है, ये भी एक माइटोसिस का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो है एक और आता है जिसका नाम आपने सुना होगा, एंडो रीडुप्लीकेशन। राइट, तो एंडो रीडुप्लीकेशन जो है, एंडोमाइटोसिस और एंडो रीडुप्लीकेशन में एक छोटा सा फर्क है, तो एंडो रीडुप्लीकेशन को भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो एंडो रीडुप्लीकेशन में क्या होता है बच्चों, जैसे ये हमारा 5th मॉडिफिकेशन है, एंडो रीडुप्लीकेशन, एंडो रीडुप्लीकेशन, या इसको बहुत सारी बुक्स में एंडो डुप्लीकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा री वर्ड जो है बहुत ज़्यादा बुक्स में ये यूज नहीं होता, तो हम जो है एंडो डुप्लीकेशन ही यूज करते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो एंडो डुप्लीकेशन में क्या होगा कि क्रोमोसोम यहाँ भी डुप्लीकेट करेंगे, लेकिन एक फ़र्क होता है। जैसे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर मान लो ये एक क्रोमोसोम है, यहाँ क्या होता है कि ये क्रोमोसोम जो है सेंट्रोमियर से क्रोमेटिड की संख्या यहाँ बढ़ती चली जाती है, मतलब ये सेल डीएनए का सिंथेसिस तो कर रहा है, लेकिन ये सिंथेसाइज डीएनए जो सिंथेसाइज क्रोमेटिड हैं ये एक ही सेंट्रोमियर से डेवलप होते मतलब जुड़े हुए रहते हैं, और फाइनली इस एक ही सेंट्रोमियर से जब दो से ज़्यादा क्रोमेटिड जुड़े हुए हों उस कंडीशन को कहते हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम, मतलब उस क्रोमोसोम को कहते हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम, और उस सिचुएशन को कहते हैं पॉलीटीनी। ठीक है, तो यहाँ पर पॉलीटीन क्रोमोसोम आपको दिखेंगे। तो यहाँ हो क्या रहा है कि यहाँ न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिड बनते चले जा रहे हैं, और वो एक ही सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं, और एक ही सेंट्रोमियर से जुड़े होने के कारण यूजुअली आप एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड देखते हो, 2 देखते हो, जिसको आप सिस्टर क्रोमेटिड कहते हो, लेकिन यहाँ पे एक ही सेंट्रोमियर से देखो कितने सारे क्रोमेटिड जुड़े हैं, इसलिए ऐसी सिचुएशन में क्रोमोसोम को क्या कहते हैं, पॉलीटीन क्रोमोसोम कहते हैं। तो एंडो डुप्लीकेशन में क्या होता है कि ये एंडोमाइटोसिस टाइप का ही है, लेकिन यहाँ पे जो है क्रोमोसोम तो डुप्लीकेट हो रहे हैं, ये बात तो सही है, क्रोमोसोम डुप्लीकेट, बट वो अलग नहीं हो रहे हैं, क्रोमोसोम डुप्लीकेट तो हो रहे हैं बट नॉट सेग्रीगेट। राइट, तो सेग्रीगेट नहीं हो रहे हैं, तो सेग्रीगेट नहीं होने के कारण वो सारे जो भी क्रोमेटिड बनते जा रहे हैं वो एक ही सेंट्रोमियर से जुड़ते जा रहे हैं, तो क्रोमेटिड कनेक्ट विद सेम सेंट्रोमियर, बहुत सारे क्रोमेटिड सेम सेंट्रोमियर से कनेक्ट यहाँ पे जुड़े रहते हैं, कनेक्ट का मतलब जुड़े रहते हैं, और फाइनली यहाँ पे पॉलीटीन क्रोमोसोम कंडीशन डेवलप हो जाती है, पॉलीटीन कंडीशन डेवलप। तो अगर पॉलीटीन कंडीशन का रीजन पूछे कि किसी भी सेल में अगर पॉलीटीन कंडीशन डेवलप हुई है तो उसके लिए कौन सी कंडीशन रेस्पॉन्सिबल होती है, तो आपका आंसर होगा एंडोडुप्लीकेशन। और अगर पॉलीप्लॉइडी के लिए पूछे तो उसके लिए जो रीजन रेस्पॉन्सिबल होता है वो होता है एंडोमाइटोसिस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें याद रखनी है। यहाँ पे कुछ और टर्म भी आ जाती हैं,
जैसे अगर इसमें हम टर्म को देखें तो आपने देखा होगा एस्ट्रल और एनिस्ट्रल माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। तो एस्ट्रल एंड एस्ट्रल माइटोटिक डिवीजन, ये भी कुछ टर्मिनोलॉजी आती हैं, तो इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए जब हम इसके मॉडिफिकेशन पढ़ ही रहे हैं। तो एस्ट्रल कहते हैं कि जब एस्ट्रल मतलब इसमें सेंट्रियल्स होते हैं, तो जब सेंट्रियल प्रेजेंट होंगे तो यहाँ पे एस्ट्रल में क्या होते हैं, सेंट्रियल प्रेजेंट होंगे। तो सेंट्रियल जब प्रेजेंट होंगे तो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर फॉर्म होंगे, और स्पिंडल फाइबर फॉर्म होंगे। सेंट्रियल प्रेजेंट है, स्पिंडल फाइबर फॉर्म हो रहे हैं, और इस तरह की सिचुएशन कहाँ मिलती है, एनिमल सेल में, ठीक है। तो ये जो है एनिमल सेल का केस है। एनिस्ट्रल टाइप के माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा, कि जो सेंट्रियोल है वो सेंट्रियोल यहाँ पे नहीं होता, सेंट्रियोल जो है नेगेटिव मतलब एब्सेंट, तो यहाँ पे सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि भाई स्पिंडल फाइबर जो है वो यहाँ नहीं बनते, नो स्पिंडल फाइबर फॉर्म, ठीक है, नो स्पिंडल फाइबर फॉर्म। और अगर स्पिंडल फाइबर नहीं बन रहे हैं, चूँकि सेंट्रियल तो है नहीं, इस तरह की कंडीशन कहते हैं एनिस्ट्रल माइटोटिक डिवीजन, और ये सिचुएशन पाई जाती है प्लांट सेल में। तो ये इसमें सिर्फ इतना ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा जो नॉर्मल हम माइटोसिस पढ़ते हैं उसको हम यूमाइटोसिस कहते हैं। तो यही कुछ मॉडिफिकेशंस हैं माइटोसिस के, जहाँ से कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ माइटोसिस मॉडिफिकेशंस आपको यहाँ क्लियर हुआ होगा। माइटोसिस और सेल डिवीजन से जुड़े हुए बाकी के वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर मिल जाएगी, आप वहाँ से उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं।